अशोक कुमार एक बार पुनः है आप सभी का इस चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम कंजप्शन फंक्शन उपभोग फलन पर चर्चा कर रहे थे और इससे संबंधित पिछले वीडियो में हमने जो उपभोग फलन क्या है उस पर चर्चा की, साथ ही साथ किन्स के जो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है, साइकोलॉजिक लॉ है, उस पर भी चर्चा की थी। और जहां जाकर हमने ये बात की कि सी और वाई के बीच एक संबंध स्थापित होता है, जिसमें वाई जो आय है उसमें ग्रोथ होने पर आय में जो कंजप्शन है उपभोग है उसमें भी ग्रोथ होती है। लेकिन अपेक्षाकृत रिलेटिव अगर बात करें तो जो इनकम है उसकी जो रेट है वो उससे अधिक होती है। इन दोनों के बीच के जो संबंध है उसको हमने पिछले वीडियो में देखा कि उपभोग फलन कंजप्शन फंक्शन कहा गया है। केंज के बाद के अर्थशास्त्रियों ने उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले कुछ और कंपोनेंट्स का अध्ययन किया और अपने अपने एक सिद्धांत थ्योरी दी गई है। आज के इस वीडियो में हम केंज का जो उपभोग फलन का जो सिद्धांत है, थ्योरी है, उस पर चर्चा करेंगे, जिसको आज आगे हम देखेंगे, जिसको एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, निरपेक्ष आय परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। और इससे संबंधित प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे, तमाम जानकारियों को प्राप्त करेंगे। आप साथियों से अपील है कि इस वीडियो के अंत तक बने रखिएगा। और साथ ही साथ साथियों आपसे मैं पुनः अपील करता हूं कि आपके कमेंट ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं इसके टॉपिक पर। हमने चूँकि पिछले केंज का मनोवैज्ञानिक नियम है उपभोग फलन का, उसको पढ़ा और एक टेबल जो हमने रखी थी और मैं पुनः आपके सामने वो टेबल पेश कर रहा हूँ, जिसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि आय बढ़ रही है। यहाँ आय का मतलब, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का विषय समष्टि अर्थशास्त्र का है, इसलिए यहाँ समग्र जो समस्त आय है उनको लेकर चल रहे हैं। और आय में जो ये वृद्धि देख रहे हो उसमें उपभोग में वृद्धि हो रही है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ रही है कि जो आय है वो कहीं आगे बढ़ जाता है और आय की अपेक्षाकृत हम बात करें तो उपभोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। इन दोनों के रिलेशन को हमने देखा है। यहाँ केंज की जो इस उपभोग फलन से संबंधित जो सिद्धांत है उस पर हम बात करें तो केंज ने अपनी जो पुस्तक है जनरल थ्योरी में उपभोग फलन के सिद्धांत का इस प्रतिपादन किया और उनके अनुसार जो समस्त उपभोग है वो समस्त चालू प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम पर निर्भर करता है। होता क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ सांकेतिक रूप में हम देखें तो सी आपका समस्त उपभोग है, टोटल कंजप्शन है, और यहाँ ए दे रखा है प्लस सी स्मॉल वाई डी। ये वाई डी है आपकी प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम है। स्मॉल सी क्या है उस पर भी हम बात करेंगे, ए क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। ये एक समीकरण हमारे सामने इस थ्योरी के अंतर्गत प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक तरफ यहाँ हम देखें बराबर के इस जो राइट हैंड साइड है उसकी तरफ y है और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में c है। तो कहीं ना कहीं आय पर ये निर्भर है और आय के कारण कहीं ना कहीं उपभोग पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है उसको इस समीकरण के माध्यम से देख पाएंगे। और ये समीकरण, क्योंकि आगे हम देखेंगे प्रोपोर्शनल अनुपातिक या गैर अनुपातिक नॉन प्रोपोर्शनल, इनमें फ़र्क क्या है। ये समीकरण क्या अनुपातिक को, प्रोपोर्शनल को दर्शाता है या गैर अनुपातिक को दर्शाता है, उस बात को भी हम पकड़ कर बैठेंगे। यहाँ आप साथियों पहले सी ए प्लस सी वाई डी, इन तीनों को, चारों को पकड़ के रखिएगा। इस समीकरण में हम देखें तो ये हमारा ए है, जिसको पॉजिटिव ऑटोनोमस कंजप्शन, धनात्मक स्वायत्त उपभोग है। यानी यहाँ हम कहें कि ये जो ए राशि है वो एक निश्चित राशि है। चूँकि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, एक व्यक्ति के दैनिक अगर जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ खर्चा होता है, आय का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो उपभोग पर गैर आय घटकों द्वारा प्रभावित होता है। यहाँ आय का बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, आय को छोड़कर हो सकता है कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे कोई कंपोनेंट्स हैं जिनसे ए प्रभावित हो सकता है, लेकिन आय का यहाँ कोई, यानी एक निश्चित स्वायत्त ऑटोनोमस कंजप्शन की बात कर रहा है, वो एक व्यक्ति, एक समाज, एक देश जरूर करता है। अर्थात आय में वृद्धि या कमी द्वारा ये प्रभावित नहीं होता है। ये एक स्थिरांक है, कांस्टेंट राशि है ए। और सी है एमपीसी। एमपीसी के हमने पिछले
वीडियो में बात की थी कि एमपीसी क्या है। एमपीसी सीधे शब्दों में हम बात करें, आय में होने वाले परिवर्तन के कारण उपभोग पर क्या परिवर्तन होता है, जिसको हमने देखा था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, चेंज सी का और चेंज वाई का, इनका जो ये डेविएशन अनुपात है उसको ये लेकर हम चलते हैं। यहाँ हम देखें वाई डी, तो वाई डी है प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम, जो कर देने के पश्चात जो टैक्स हैं उनके बाद शेष जो राशि एक व्यक्ति के पास, एक समाज के पास रहती है जो खर्च करने योग्य है, वो यहाँ आएगी। तो ये एक समीकरण हमारे पास निकल कर आया है। इससे जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ में लूँ C बराबर 100 प्लस 0.5y, ठीक है। तो यहाँ C आपका उपभोग आ गया, कंजप्शन आ गया, जो 100 है वो आपका A हो गया, और ये 0.5 है वो MPC हो गई। अब यहाँ Y जैसे 100 रखते जाएंगे, 200 रखते जाएंगे, यानी जैसे जैसे आय में परिवर्तन हो रहा है तो निश्चित रूप से उपभोग में परिवर्तन हो रहा है। इसका आप आय में कुछ आय की मात्रा रखते जाइए और सी का मान निकालते जाइए। आपके सामने एक ऐसा चित्र प्राप्त होगा, जैसे कि मैं यहाँ आपको बना के दिखाऊं, तो निश्चित रूप से इस प्रकार से आप बना के देखोगे, आय का मान रखते जाओगे, शून्य पहले आय शून्य रखी, 100 रखी, 200, इस प्रकार से, तो निश्चित रूप से एक उपभोग जो रेखा आपको लाइन है वो प्राप्त होगी इस प्रकार से। क्या ये अनुपातिक है या गैर अनुपातिक है, इसको भी आप समझोगे, आगे समझेंगे कि इसको अनुपातिक, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो उपभोग के जो कंजप्शन के जो थ्योरीज हैं वो इस बात को लेकर चल रहा है, बार बार ये आता है कि ये प्रोपोर्शनल अनुपातिक है या गैर अनुपातिक है। आगे हम इसमें बात करें आय में यह संबंध केन्ज के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम पर, जिसकी हमने पूर्व में वीडियो में चर्चा की, विस्तृत चर्चा की कि क्या उपभोग का मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल लॉ है, उस पर चर्चा करी थी, उस पर आधारित है, जो यह बताता है कि आय में आय इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो उपभोग व्यय जो कंजप्शन है वो भी इंक्रीज होता है, बढ़ता है, परंतु अपेक्षाकृत कम मात्रा में। पुनः उस टेबल पर आप चलिएगा, यानी निश्चित रूप से अगर परिवर्तन देखेंगे तो आय का परिवर्तन अधिक होगा, दोनों में ग्रोथ हो रही है, दोनों इंक्रीज हो रही है, बढ़ रहे हैं, लेकिन किसकी ज़्यादा तेज गति से बढ़ रही है, इनकम, न कि उपभोग। कंजप्शन कम मात्रा में बढ़ रहा है। दूसरे शब्दों में हम कम अनुपातिक रूप से हम बात कर रहे हैं, दूसरे शब्दों में हम आय में ये वृद्धि या कमी होने पर उपभोग व्यय भी बढ़ेगा या घटेगा, परंतु अनुपातिक रूप में नहीं। जिस अनुपात में उपभोग इनकम बढ़ रही है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ेगा। प्रोफेशनल तरीके से ये अलग है। इस गैर अनुपातिक, क्योंकि अनुपातिक रूप से समान नहीं है, आगे हम एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे किस प्रकार से अनुपातिक है, गैर अनुपातिक है। तो इसका मतलब यहाँ जो केन्ज का मनोवैज्ञानिक नियम क्या लेकर चल रहा है, अनुपातिक नहीं है, वो क्या लेकर चलेगा, गैर अनुपातिक उपभोग फलन की धारणा है, जिसमें एमपीसी और एपीसी दोनों मेल नहीं खाते। अगर अनुपातिक होता तो एपीसी इक्वल्स टू एमपीसी दोनों बराबर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, एपीसी औसत उपभोग प्रवृत्ति ग्रेटर देन क्या है, एमपीसी के, और फिर एमपीसी धनात्मक है, पॉजिटिव है, परंतु इकाई से कम, यानी मैंने फिर बात कर रहा हूँ पिछले वीडियो की, क्योंकि एमपीसी 0 से अधिक है परंतु 1 से कम रहती है। उनके कारणों की भी हमने पूर्व की वीडियो में चर्चा की थी। ये हम केन्ज के मनोवैज्ञानिक नियम की बात कर रहे हैं, जिसकी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की, उससे कहीं ना कहीं एक थ्योरी निकल कर आ रही है, जो एक समीकरण के माध्यम से हमने इसको पढ़ा है। आगे हम बात करें इसमें, केन्ज का उपभोग फलन को अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में स्थिर मान लिया गया है। केन्ज का यह जो थ्योरी है वो असंतोषजनक सिद्ध हुई, अनसेटिस्फाइड हुई, क्योंकि यह उपभोग और आय में जो सांख्यिकी दीर्घकालीन अनुपातिकता की व्याख्या नहीं कर सका। आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि शॉर्ट टर्म में देखा, तो शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है कि वो गैर अनुपातिक हो, लेकिन कुछ अध्ययन किए गए, अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा अलग अध्ययन किए गए, उनके माध्यम से ये सिद्ध हुआ कि दीर्घकाल में, लॉन्ग टर्म में
जो है ये कैसा हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है, अनुपातिक हो जाता है। ये कहीं ना कहीं इस केंज के माध्यम से सिद्ध नहीं हो पाया है। तो इसी बात का अध्ययन आगे हम करेंगे, जो अलग अलग सिद्धांत थ्योरी दी गई है, ठीक है ना, जिसको सापेक्ष आय, जीवन चक्र परिकल्पना, अलग अलग नामों से, जिनके हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ हमने एक केंज के मनोवैज्ञानिक नियम की बात की और उससे जुड़ा हुआ एक सिद्धांत थ्योरी केंज के द्वारा जो उनकी जो जनरल थ्योरी बुक्स है उसमें दी गई, और उसमें ये बात निकल कर आई कि अल्पकाल में जो एपीसी है वो एमपीसी के बराबर नहीं होती है, इसलिए वो आनुपातिक नहीं होता, प्रोपोर्शनल नहीं होता, वो गैर अनुपातिक, नॉन प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब ये बार बार ये शब्द आते हैं तो इनमें अंतर क्या है उनको भी हम समझें। तो देखते हैं अंतर, इसको डायग्राम के माध्यम से इन दोनों के अंतर को समझेंगे, लेकिन एक मुख्य रूप से हम बात करें कि इन दोनों में अनुपातिक और गैर अनुपातिक, ठीक है, इनमें अंतर क्या है। तो अनुपातिक प्रोफेशनल जो होगा वो क्या होगा कि उपभोग फलन जब आय के प्रत्येक स्तर पर एपीसी स्थिर हो और किसके बराबर हो, एमपीसी के बराबर हो, एपीसी इक्वल्स टू एमपीसी, इसके बराबर हो। ठीक है, जो भी मैंने समीकरण दिया आपको, क्या उस पर एपीसी और एमपीसी समान निकल कर आती है क्या? नहीं निकल के आती, क्योंकि वो गैर अनुपातिक है। जब आय के बढ़ने या कम होने के साथ एपीसी कम या अधिक होती है और वो बराबर नहीं होती है, जैसा कि केंज ने अल्पकाल में माना कि एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी। उनको एक डायग्राम के माध्यम से भी समझते हैं, उस टेबल को भी देखना। और मैंने ये दोनों डायग्राम लिए हैं, इस पहले डायग्राम में देखिए और दूसरे डायग्राम में देखिए। यहाँ एक 45 डिग्री की एक जो लाइन ली गई है सी रेखा, और यहाँ देखिए कि ये सी रेखा यहाँ से स्टार्ट की गई है। तो मुख्य अंतर तो ये देखिएगा कि ये इस पहले डायग्राम में जो है वो जीरो मूल पॉइंट से ओ है वहाँ से आरंभ हो रही है, और ये ओ से आरंभ नहीं हो रही। जो हमने समीकरण बनाया था सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई डी, वो यहाँ से आरंभ हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ हम देखेंगे तो एमपीसी एपीसी के बराबर नहीं होती, परंतु इसमें जो इस वाला जो 45 वाला डिग्री वाला है, इसमें एमपीसी और एपीसी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? क्योंकि 45 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ वाला मान जो इस नीचे वाले अक्ष पर है, जिन इनकम दिखाई गई है, कंजप्शन दिखाया है, ये दोनों, जैसे यहाँ E1 पॉइंट पर देखें तो कितना होगा एपीसी, तो क्या है एपीसी, क्या होगा C अपॉन वाई, तो OC1 अपॉन OY1, क्योंकि E1 पॉइंट पर कितनी होगी, OC1 है, और I कितनी है, OY1 है। अब दोनों का मान बराबर होगा, इसका मतलब दोनों का अगर डिवाइड करें तो मान बराबर होगा, एक प्राप्त हो रहा है। चाहे इस पॉइंट पर देखें E2 पर, तो क्या होगा OC2 अपॉन OY2, तो यहाँ भी अगर दोनों मान बराबर हैं, इसका मतलब एक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब प्रत्येक बिंदु पर एपीसी कितना प्राप्त हो रहा है, इस पर चाहे E1 लो, E2 लो, E3 लो, प्रत्येक पर कितना प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। अब एमपीसी देखें तो एमपीसी चेंज को दर्शाता है। एमपीसी चेंज देखें C1 C2, ये चेंज C का है, और आय का परिवर्तन की चेंज कितना है, Y1 Y2 है। चूंकि ये चेंज भी बराबर है, यानी C1 C2 ये चेंज है अपॉन Y1 Y2, दोनों चेंज बराबर है, क्योंकि यहाँ का चेंज भी इस चेंज के बराबर होगा, इसलिए दोनों सेम है। इसका मतलब यहाँ डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो निश्चित रूप से ये मान भी एक प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ ये एपीसी किसके बराबर प्राप्त हो रही है, एमपीसी के, इसलिए इसको कहते हैं अनुपातिक, और ये वाला होगा आपका गैर अनुपातिक। ठीक है, तो केंज ने क्या माना, इसको माना है। अब ये मान आगे कई अर्थशास्त्री अब अलग अलग अध्ययन किए कि अल्पकाल में तो ये हो सकता है, लेकिन दीर्घ काल में जाकर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ये क्या हो जाता है, अनुपातिक, ये वाली स्थिति। अब कैसे कैसे विचार हैं, क्या क्या उन्होंने थ्योरी दी है, कि किस प्रकार से समझाने का प्रयास किया, उसको आगे हम जाकर चर्चा करेंगे। आपने जो ये दोनों बातें हैं वो पकड़ पाए हैं, निश्चित रूप से आगे हम बात करें इसमें। 1930 के दशक में के अंत में तथा 1940 का जो पीरियड है उसके मध्य प्रत्यक्ष अध्ययन, डायरेक्ट स्टडी की गई है, जो बजट अंकों के तिर्यक क्षेत्र के काल श्रेणी टाइम सीरीज पर आधारित थी।
जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है, थोड़ा सा टाइपिंग त्रुटि हुई है, क्रॉस सेक्शन और टाइम सीरीज पर आधारित थी। इन अध्ययनों से केन्ज का उपभोग फलन सिद्धांत प्रमाणित हुआ, और जो कि आगे हम पढ़ेंगे कि किसके नाम से, निरपेक्ष आय परिकल्पना, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कहलाया। कि उन्होंने ये सिद्धांत डायरेक्ट स्टडी की गई और उनके माध्यम से इस पर 1930 से 1940 जो है उसके मध्य इसका अध्ययन किया गया। आगे कुछ अर्थशास्त्रियों ने ये निरपेक्ष आय परिकल्पना से जुड़े हुए कुछ सिद्धांत भी दिए हैं, जिनको मूल रूप से सभी को मिलाकर निरपेक्ष आय परिकल्पना कहेंगे। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो केन्ज का जो उपभोग फलन का सिद्धांत है, थ्योरी है, उस वही लगभग ये मानेंगे आपकी निरपेक्ष आय परिकल्पना के अंतर्गत आ रहा है। आगे हम बात करें इसमें 1946 में कुजनेट्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी टाइम पीरियड आप देख लीजिए, की अवधि के में उपभोग तथा आय के आंकड़ों का अध्ययन किया, और इस अवधि का जो उपभोग फलन है जो है वो 0.9 आंका गया है। फिर वह इन निष्कर्षों पर पहुंचा कि जो लॉन्ग टाइम है उसमें औसतन एपीसी में नीचे की ओर जाने की, यानी एपीसी है वो नीचे गिरावट देखने को की प्रवृत्ति दृष्टिगत नहीं हुई, यानी एपीसी गिरी नहीं। क्योंकि आगे आपने पीछे हमने वीडियो में बात की थी कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे, क्योंकि एपीसी होता क्या है, एपीसी आप समझिएगा C/Y है, लेकिन जैसे जैसे आय बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं ये C पीछे रह जाता है। वर्धित तो होती है लेकिन इससे अपेक्षाकृत ये कम रह जाता है, इसलिए एपीसी धीरे धीरे क्या होती है, गिरावट होती है। लेकिन यहाँ ये निष्कर्ष निकाला कि एक लॉन्ग टाइम के बाद वो गिरावट है कहीं ना कहीं रुक जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो जो लॉन्ग टाइम में जो आय बढ़ती है त्यों त्यों एमपीसी जो है एपीसी के बराबर होता जाता है। इसका मतलब है कि दीर्घकालीन जो उपभोग है वो फलन वो एक सरल रेखा के रूप में, लाइन के रूप में, जो कि कहाँ से, जो मूल बिंदु O है वहाँ से गुजरती है, जिसे CL रेखा आप चित्र में बात करेंगे उसके द्वारा दर्शाया गया। ये कहीं ना कहीं कुजनेट्स के द्वारा अध्ययन किया गया कि जो एपीसी में जैसे जैसे मैंने वो टेबल आप जरूर देखिएगा, उसमें देखेंगे अपने एपीसी में गिरावट हो रही है धीरे धीरे, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया दीर्घकाल में, और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के बराबर होते गए, जिसको हम डायग्राम के माध्यम से भी समझते हैं। इस डायग्राम में देखिएगा आप लोग कि यहाँ ये CL रेखा इसकी बात कर रहा है कुजनेट्स। यहाँ स्थिति क्या हो गई, ये APC इक्वल्स टू MPC बराबर हो गई, तो ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, और लॉन्ग टर्म में जाकर ये कैसी स्थिति हो रही है, अनुपातिक की बात कर रहा है। आगे कहीं ना कहीं ये आपके एक बिंदु तैयार हो रहा है। इसी पर अध्ययन किया गोल्डस्मिथ ने 1955 में, पुनः इन निष्कर्षों का परीक्षण किया, जांच की, और क्या निष्कर्ष निकाला कि दीर्घकालीन उपभोग फलन जो लॉन्ग टाइम का जो कंजप्शन फंक्शन है वो 0.87 या 0.9 पर कांस्टेंट रहा है। इन दोनों जो ऊपर वाले कुजनेट्स और गोल्डस्मिथ के दोनों से पता चलता है कि जो आपका शॉर्ट टर्म जो कंजप्शन फंक्शन है वो अल्पकाल में गैर अनुपातिक है, ठीक है, लेकिन क्योंकि एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी है, जबकि लॉन्ग टाइम में ये क्या हो जाता है, अनुपातिक हो जाता है। इस प्रकार दोनों अध्ययनों को देखें अपन तो एक दूसरे का ये मतलब मतभेद सा हो रहा है, दोनों अध्ययन ये, और अर्थशास्त्रियों के लिए एक पहेली हो गई, क्या ये अनुपातिक है या गैर अनुपातिक है, ठीक है। और इसको सुलझाने हेतु अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने अध्ययन दिए, अपने अपनी थ्योरी दी, जिनको आगे हम पढ़ेंगे। मूल रूप से कहीं ना कहीं ये केन्ज को लेकर, केन्ज ने जो थ्योरी दी है और उस पर ही आगे अपने अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं। आगे हम चलें, मैंने यहाँ जो समष्टि अर्थशास्त्र है ML झिंगन की,
उसका सीधे की सीधे पेज उठाया है, क्योंकि ज़्यादा इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। अपन लाइन टू लाइन इसको पढ़ेंगे और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। जिसको हमने निरपेक्ष आय परिकल्पना कहा है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कहा है, क्योंकि जो केन्ज का उपभोग फलन है वही निरपेक्ष आय परिकल्पना है, जिसमें हमने देखा कि अल्पकाल में वो क्या होता है, गैर आनुपातिक होता है, जो ये बताता है कि जब आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, जिसकी हमने चर्चा की, परंतु आय में वृद्धि की अपेक्षा ये कम बढ़ता है। यानी इनकम में जो रेट है वो ज़्यादा है बढ़ने की, जबकि जो उपभोग है वो धीमी गति से बढ़ता है, विलोम भी है। इसका मतलब है कि उपभोग तथा आय का जो संबंध है, रिलेशन है, वो कैसा है, गैर आनुपातिक है, जिसकी हमने चर्चा की है। जेम्स टोबिन तथा ऑर्थर स्मिथीज, इन दोनों के नाम ध्यान में रखना है, ने अलग अलग अध्ययनों में इस परिकल्पना का परीक्षण भी किए, जांच भी किए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उपभोग तथा आय में अल्पकालीन संबंध गैर आनुपातिक है, नॉन प्रोपोर्शनल है, परंतु काल श्रेणी टाइम सीरीज के जो आंकड़े ये बताते हैं कि दोनों का जो दीर्घकालीन संबंध है वो आनुपातिक है। ये इन्होंने अध्ययन किया है। यह उपभोग आय का व्यवहार अल्पकालीन गैर अनुपातिक उपभोग फलन के ऊपर को सरकने के माध्यम से होता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम ग्रोथ बढ़ती है उस प्रकार से जो शॉर्ट टाइम का जो आपका कंजप्शन जो फंक्शन की जो लाइन है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर सरकती है, मूव करती है, जिसको हम डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे, और जिसके लिए आय से के भिन्न कारण उत्तरदायी हैं। अब ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिनके कारण जो आपका ये जो उपभोग फलन है, कंजप्शन फंक्शन है, वो ऊपर की ओर मूव करता है? उनकी इन्होंने कुछ बिंदु दिए, उन बिंदुओं पर हम यहाँ बात करेंगे। कौन कौन से बिंदु हैं? उन बिंदुओं में प्रथम बिंदु हम बात करें, प्रथम बिंदु क्या है? तो आपने केन्ज का पुनः मैं विचार कर बताना चाहूँगा। आपका केन्ज का जो मनोवैज्ञानिक नियम है और जो थ्योरी है उसको कहीं ना कहीं आप कस के पकड़िए लीजिएगा, कहीं इर्द गिर्द उसके आसपास घूम रहा है। अब प्रोफेसर टोबिन ने इस परिकल्पना की जब जांच की तो निग्रो तथा श्वेत परिवारों के जो बजट जो अध्ययन है उनमें देखा कि उनकी जो परिसंपत्ति धारण है, उनकी होल्डिंग्स है, शामिल किए, और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि परिवारों की जो परिसंपत्ति धारणा है उनमें वृद्धि होती है तो उनकी उपभोग की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका उपभोग फलन ऊपर की ओर सरक जाता है। यानी उनकी जो परिसंपत्ति, उनकी होल्डिंग्स है, उनमें अगर ग्रोथ होती है, निश्चित रूप से जो उनका एक लेवल है कंजप्शन का वो कहीं ना कहीं ऊपर की ओर बढ़ जाता है। तो पहला कारण ये। दूसरा, उन्होंने ये देखा कि जो सेकेंड वॉर है, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद कई प्रकार की नई घरेलू जो उपभोक्ताएं वस्तु हैं, जो आपके कंज्यूमर गुड्स हैं, बहुत तेज़ी से व्यवहार में आई, और इस तरह की आवश्यक वस्तुओं के प्रचलन से उपभोग फलन ऊपर की ओर सरक गया। दूसरा कारण ये मानते हैं कि जो सेकेंड वार हुआ था उसके कारण व्यवहार में हम देखें कि नई नई वस्तुएं आई हैं, नई नई गुड्स आई, जिसके कारण लोगों की जो उपभोग की जो आवश्यकता की है वो एक अलग स्थिति पर जिसके कारण उपभोग फलन है ऊपर की ओर मूव किया है। तीसरा कारण ये देखता है कि युद्ध के बाद की अवधि के बाद शहरीकरण, शहरों की तरफ प्रवृत्ति बढ़ी, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या जाने लगी, और इस गति से उपभोग फलन ऊपर की ओर, और निश्चित रूप से हम देखें कि एक रूरल से अर्बन की तरफ जाते हैं तो निश्चित रूप से एक उपभोग जो कंजप्शन लेवल है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है, क्योंकि खेत में काम करने वाला जो फार्मर है वाला अपेक्षा शहरों की मजदूरी की जो उपभोग की जो प्रवृत्ति होती है वो तेज़ होती है ना, वो ज़्यादा निश्चित रूप से जो अर्बन क्षेत्र है वहाँ ये, जिसके कारण जो कंजप्शन फंक्शन है उसका लेवल है वो ऊपर की ओर मूव किया है। और चौथा ये कारण मानता है कि दीर्घकालीन पर्यंत लॉन्ग टाइम कुल जनसंख्या में बूढ़े लोगों की जो परसेंटेज है, वृद्ध लोग है उनकी बड़ी है, और बूढ़े लोगों की कमाई नहीं होती, वो की इनकम नहीं होती उनकी, तो भी वे वस्तुओं का उपभोग तो करते ही हैं, परिणाम स्वरूप उनकी संख्या बढ़ने से भी। तो ये कहीं ना कहीं 3-4 कारण उन्होंने टोबिन ने दिए हैं। जब इस बात की जांच की तो उन्होंने ये पाया कि
हो सकता है शॉर्ट टाइम में जो कंजप्शन फंक्शन जो कि है वो एक गैर अनुपातिक है, नॉन प्रोफेशनल है, परंतु कहीं ना कहीं दीर्घकाल में जाकर वो क्या हो जाता है, एक जो 45 की डिग्री है कि जो लाइन है उसके अनुरूप हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात उनके सामने निकल कर आई है। आगे हम बात करें, निरपेक्ष आय के जो ये सिद्धांत है के अनुसार इस तरह के कारणों ने उपभोग फलन को ऊपर की ओर लगभग उतना ही सरकाया जितना कि दीर्घकालीन उपभोग तथा आय के बीच कैसा संबंध स्थापित हो जाए, अनुपातिक हो जाए, प्रोफेशनल हो जाए और आवश्यक। इस प्रकार उसे ऐसा प्रतीत होने से रोका जो अन्यथा केवल आय के आधार पर प्रत्याशित गैर अनुपातिक संबंध को प्रतीत होता है। तो इन्होंने ये पाया कि निश्चित रूप से कि इतना उनमें हो गया कि आखिरकार एपीसी किसके बराबर हो गई, एमपीसी, उतने के जाकर एक संबंध स्थापित हुआ लॉन्ग टाइम में। और तो कहीं ना कहीं ये यहाँ ये मानकर चल रहे हैं टोबिन महोदय वगैरह कि अल्पकाल में तो हो सकता है कि एपीसी एमपीसी के बराबर नहीं है, वो गैर अनुपातिक है, लेकिन जो दीर्घकाल है उसमें ये कैसा हो जाता है, अनुपातिक हो जाता है। निरपेक्ष आय परिकल्पना को एक चित्र के द्वारा दिखाया गया, जिसको हम दिखाएंगे, जिसको सीएल रेखा जो दीर्घकालीन लॉन्ग टाइम कंजम्पशन फंक्शन है, जैसे जैसे हम दीर्घकालीन वक्र के साथ चलते हैं, मूव करते हैं, तो उपभोग तथा आय के बीच कैसे संबंध को प्रकट कर रहा है, अनुपातिक। तो लॉन्ग टाइम में कैसा हो जाएगा, अनुपातिक हो जाएगा, जिसकी हम बात करेंगे अभी। ये देखिएगा, ये है वो, ये वाला ये लॉन्ग टाइम का है और ये है आपका शॉर्ट टाइम का, ठीक है। और धीरे धीरे ये किस प्रकार से ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है, ठीक है ना, जिसके कारण ये हमारा जो सीएल लाइन है ये प्राप्त हो रही है। और ये कैसी प्राप्त हो रही है, 45 डिग्री की। तो इस पर हम ये कहेंगे, क्योंकि मूल बिंदु से आरंभ हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, एपीसी इक्वल्स टू एमपीसी के ये बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ उदाहरण में इसमें देखें, इस वक्र पर ए और दो बिंदु लिए गए हैं, जिस पर हम देखें एपीसी तथा एमपीसी बराबर है, और CS1 और CS2 आपने डायग्राम में देखा, ये शॉर्ट टाइम का जो फंक्शन है, परंतु जिन कारणों का ऊपर उल्लेख किया गया है उस कारणों से ये उपभोग फलन है वो दीर्घकाल में कैसा है, CL के साथ साथ A से B बिंदु की ओर ऊपर की ओर सरक रहा है, जिसे CS1 तथा CS2 जो शॉर्ट टाइम के उपभोग फलन है वो के साथ गति उपभोग आय में वृद्धि के अनुपात में है। तो इसलिए ये भाग गैर अनुपातिक, ये गैर अनुपातिक है, ये नहीं बढ़ रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हम जाकर ये वाली लाइन है, ये हमें जो दीर्घकालीन है उसको दर्शा रहा है। आगे इसमें बात करें हम, इस सिद्धांत की अगर हम समीक्षा करें, मूल्यांकन करें, तो यहाँ इस सिद्धांत का बड़ा गुण यह है कि आय को छोड़कर अन्य जो कारक है उन पर बल दिया गया, उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करते हैं। क्योंकि आय और सी के बीच तो हमने ये देखा था कि जो केन्ज का था वो ये बता रहा है कि वो क्या होता है, गैर अनुपातिक है। लेकिन आय को छोड़कर, इनकम को छोड़कर, जिनकी केन्ज ने चर्चा नहीं की थी कि किन कारणों से ये प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी तो बात की नहीं, केवल केन्ज ने तो किसकी की, इनकम की बात की, जो आय है उस पर देखा गया। परंतु इनकी कमी यह है कि ये गैर अनुपातिक फलन की मान्यता लेकर चलता है, जैसा कि प्रोफेसर सिप्रू ने लक्ष्य किया है कि अब अधिकाधिक अर्थशास्त्री यह महसूस करने लगे कि आधारभूत उपभोग फलन अनुपातिक होता है, जिसका मतलब निरपेक्ष आय परिकल्पना के प्रमुख सिद्धांतों को नकारना है। अब यहाँ जाकर ये, क्योंकि पुनः मैं आपको लेके चलता हूँ, मैंने पहले वाले वीडियो में जो केन्ज का है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर चर्चा की थी, ठीक है, जिसमें उपभोग फलन के बारे में बताया था कैसा रिलेशन होता है। और यहाँ जो मैंने सबसे पहले बात की केन्ज का जो थ्योरी है उस पर, और वो वहाँ जाकर ये एक समीकरण निकल कर आता है जो इस बात को दर्शा रहा है कि जो आपका जो कंजप्शन फंक्शन है, उपभोग है, वो संबंध आय व उपभोग के बीच है, वो कैसा है, गैर अनुपातिक है, ठीक है। लेकिन फिर हमने कुछ विद्वानों की बात की, कुजनेट्स की बात की, ठीक है, और अन्य अर्थशास्त्रियों की बात की, तो उन्होंने गोल्ड स्मिथ की बात की। तो उन्होंने क्या देखा कि अल्पकाल में, शॉर्ट टाइम में तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में कुछ इस प्रकार के उन्होंने अध्ययन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने देखा कि जो ये आय व उपभोग के मध्य का जो रिलेशन है वो कैसा हो गया, अनुपातिक हो गया, जिसके कारण एपीसी है वो किसके बराबर प्राप्त हो रही है, एमपीसी के बराबर प्राप्त हो रही है। इस बात की हमने चर्चा की है।
तो निश्चित रूप से निरपेक्ष आय परिकल्पना से संबंधित प्रश्नों पर भी आप बात करोगे तो एक कहीं ना कहीं एक हम उस बात तक पहुँचे हैं कि क्या आखिरकार ये उपभोग फलन कहना चाहता है। आगे हम जैसे इन्हीं से जुड़ा हुआ, इन्हीं की जांच करता हुआ, इन पर ही अपना अध्ययन स्पष्ट करते हुए आगे हम पढ़ेंगे। जैसे ड्यूजनबरी का है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, सापेक्ष आय परिकल्पना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है जिसको स्थायी आय परिकल्पना कहते हैं फ्रीडमैन की, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वो क्या कहता है उस पर भी हम विस्तृत रूप से हम बात कर पाएंगे कि आखिरकार वो इस पर क्या अपने विचार व्यक्त करता है। और जैसे लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है, जीवन चक्र परिकल्पना है, उन पर भी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के पश्चात एक हम अपने एक ग्राफ्ट तैयार किया है और निश्चित रूप से आपके प्रश्न उसमें हल हो पाएंगे। और कहीं ना कहीं मेरे समझाने में और या कहीं ना कहीं टॉपिक में कोई त्रुटि रही है, आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। अपने कमेंट बिल्कुल आप दर्ज कीजिएगा जिससे मुझे एक हौसला मिले। निश्चित रूप से मैं कुछ और अच्छा लेकर आपके साथ होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।